गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तनी। वर्तनी में अब तक हमने 4 पार्ट देख लिए। आज हमारा 5वां पार्ट है। सारे पार्ट्स यानी कि कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देंगे, नियम बता देंगे, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगवाता और मैं बता देता इसका आंसर ये है और क्यों है, फिर भी आपके थोड़े बहुत डाउट बने रहते हैं। इसीलिए पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट या नियम बता रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज का हमारा नियम है ती या फिर ती। ये 2 प्रत्यय हैं, ती या फिर ती। ये हमारे प्रत्यय हैं। इसकी कहानी, कहाँ पे हम छोटा ती और कहाँ पे हम बड़ा ती लगाते हैं, है ना। छोटा ती का मतलब ये समझ लो छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। कहाँ कहाँ, तो पहले ती की बात करते हैं। देखिए पहले आप समझ लीजिए, शब्द लिख देता हूं मैं। जागती, खाती, पीती, नहाती, रोती, खेलती, धरती, घटती, भारती, भरती, सॉरी, भरती, गिनती। देखिए जो भी हिंदी के नियम बनते हैं, जो भी रूल बनते हैं, वो सामान्यता ही बनते हैं। यानी कि उसके एक्सेप्शन होंगे। भाषा है तो भाषा के एक्सेप्शन होंगे, चाहे आप इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए। अपवाद तो होंगे ही होंगे। आपको अपवाद क्यों बन जाते हैं? भाषा की खास बात है, जब कोई शब्द चलन में आ जाता है, लंबे समय से ही प्रयोग हो रहा है और उसको लगातार यूज किया जा रहा है, तो उसको भी ग्रामेटिकली कभी कभी सही मान लिया जाता है। तो इसीलिए भाषा है, जो भी नियम पढ़ रहे हैं वो सामान्यता ही पढ़ेंगे आप लोग। तो जागती, खाती, पीती, ये इसमें सभी में बड़ा ती लगा है। क्यों लगा है? साधारणतः क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया के साथ अगर ती लगेगा तो बड़ी ती लगता है। जैसे जागना होता है, जागना से बनता है जागती, खाना से बनता है खाती, पीना से बनता है पीती, नहाने से बनता है नहाती, रोने से बनता है रोती, खेलने से बनता है खेलती, धर्म से बना धरती, घट से बना घटती, भर से बना भरती, गिन से बना गिनती। तो क्रिया के साथ अगर आपको ती लगाना है तो कौन सा लगेगा? बड़ा ई ही लगेगा, ती। और इस क्रिया के अलावा सामान्यतः छोटा ती लगता है। जैसे आपका है जागृति, जागृति, संस्कृति, सॉरी, जागृति में छोटा थी, छोटा थी, संस्कृति, प्रकृति, पति, पद्धति, स्थिति, स्थिति, ख्याति, तृप्ति। तो सामान्यता नियम ही है, सामान्यता नियम यह है कि अगर क्रिया, क्रिया से जो मूल शब्द होते हैं, क्रिया वाले मूल शब्द होते हैं, उसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो बड़ी ती लगेगा और अन्य के साथ छोटी ती लगेगा। ये सामान्यता है। अगला पॉइंट समझिए, ये ड है और ड़ है, ड है ड़ है। अच्छा, एक छोटी सी पहले बात समझ लीजिए। एक आप पढ़ोगे ड और एक होता है ढ, ड और ढ, और एक होता है आपका ड़ और एक होता है आपका
ड और एक होता है ड़, है ना। इन्हें जो कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। द्विगुणित गुणित, इन्हें हम द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात भी कहते हैं। व्यंजन जब हम इसको वर्णमाला पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझाएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो जीभ हमारी उछलती है। उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुणित क्योंकि ये द्विगुण है इसके। ये डा भी है और ड़ भी है, ड भी है ढ भी है। क्या, लेकिन दोनों सेम लिख दिया मैंने। ये ढ और ये ढ ड़, ये ड भी है और ड़ भी है, ये ढ भी है और ढ भी है, इसलिए इनको द्विगुणित भी कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो अब हम एक एक करके पहले इसकी बात करेंगे फिर इनकी बात करेंगे। जो नियम इसके होंगे वही नियम इसके होंगे। तो ड जो है आपका, ये सामान्यता शब्द के प्रारंभ में आता है। ड़ हमेशा, हमेशा नहीं, वही ड़ आपका क्या है, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में मिलेगा ही नहीं आपको, कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होगा ये। ड सामान्यतः शब्द के प्रारंभ में होगा, शब्द इसी से शुरू होगा। और ड़ कभी भी शब्द से शुरू नहीं, कोई भी शब्द अड़ से नहीं शुरू होता है। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सॉरी, लड़ाई, लड़ाई, ड़ कभी भी आप स्टार्टिंग से नहीं होगा, बीच में आएगा। डमरू, ड से शुरू हुआ है, बीच में नहीं आएगा। डकार, डोरी, डगर, डाकुओं, ठीक है। बीच में आने में उड़ान, उड़ान, कुल्हाड़ी, ड़ो बीच में आया, ड़ बीच में आया, ड़ अंत में आया। और ड सामान्यतः शब्द के प्रारंभ में आता है। यही कहानी है आपकी ढ और ढ के की है। ये शब्द के सामान्यतः नियम वही है आपका, सामान्यतः शब्द के प्रारंभ में आता है। और ये शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ढोलक, शब्द के प्रारंभ में है ढ। ढिलाई, शब्द के प्रारंभ में है। ढलुआ, शब्द के प्रारंभ में है। ढलान, शब्द के आरंभ में है। ढोंगी, शब्द के आरंभ में है। पढ़ना, शब्द के आरंभ में नहीं आ सकता। ढ। ढाढ़स, ढाढ़स, ढाढ़स,
पढ़ना, पढ़ाई, कढ़ाई। तो इन शब्दों में ढ ढ आया है प्रारंभ में, और इन शब्दों में ड़ आया है बीच में। अच्छा, एक और यहां समझिए, एक षड की कहानी समझिए। ये होता है षड, षड का मतलब होता है छह। इससे जो शब्द बनेंगे क्या होते हैं, जैसे षड यंत्र। ये एक्चुअली ड तो है, ड तो है, लेकिन ये कैसा है, हल वाला, आधा डा है। आधा डा बीच में आ सकता है, पूरा डा के चांसेस कम होते हैं। तो ये षड्यंत्र, छह यंत्र, छह विधियों वाला षड्यंत्र। षडानन, षडानन। ये षडानन किससे बना है, षड प्लस आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख, छह मुख वाला। कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन, वो छह मुख वाले माने जाते हैं, षडानन। षडभिज्ञ, नहीं षडभिज्ञ, ये बना है आपका षड प्लस अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब ज्ञानी, छह विषयों का ज्ञानी, षडभिज्ञ। षडभुजा, छह भुजा वाला। इसी तरह से षड्रांग, छह अंगों वाला, षड्रांग। इसमें ड बीच में तो जो आ रहा है वो, ये जैसे ये ड बीच में आ रहा है, ये वास्तव में ड नहीं है, ये आधा हलंत वाला है, हल वाला ड है। तो ड बीच में नहीं आता सामान्यता, इससे शब्द तो शुरू होता है, लेकिन आधा ड आ सकता है। आधा आधा कहां आ सकता है, ये षड में से आता है। हो गया। अगला नियम समझिए, क्रिया। अच्छा, पहले मैं बताता हूं आपको, ये आपका एक शब्द है सोकर, क्रिया है, और ए आपके पास है सो कर। इसमें मैंने एक साथ लिखा है और इसको अलग लिखा है। इन दोनों में से सही बताइए क्या है। नहाकर एक साथ लिखा है, और इसमें नहा कर अलग अलग लिखा है, कौन सा सही है। धोकर एक साथ लिखा है, धो, और कर को मैंने अलग लिखा है, धोकर। उठकर या सो, उठकर हो गया, तो उठ कर, उठकर, और ये है हमारा उठ कर। देखिए ये वाला सही होगा। कर हमेशा क्रिया के साथ जुड़ के आता है, शब्द में क्रिया के साथ जुड़ के आता, अलग अलग नहीं आता। अगला पॉइंट समझिए, अब योजक चिन्ह की कहानी समझिए। योजक चिन्ह की कहानी, तो चिन्ह बता चुके हैं आपको। चिन्ह या तो आप ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे। जी, आधा हा होता है चिन्ह, ये दोनों सही है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ये आपका क्या है, गलत है, ये तो समझा चुके थे। तो अब बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह, इसका पहला पॉइंट समझिए, योजक चिन्ह। माता पिता में आपने योजक चिन्ह लगाना है। भाई बहन में आपको योजक चिन्ह लगाना है। भाई बहन, राधा कृष्ण में आपको योजक चिन्ह लगाना है। हम तुम में योजक चिन्ह लगाना है। कंद मूल फल में योजक चिन्ह लगाना है। तला
भुना में योजक चिन्ह लगाना है। ऊंच नीच में योजक चिन्ह लगाना है। भला बुरा में योजक चिन्ह लगाना है। हाथ पाँव में योजक चिन्ह लगाना है। ये सब है क्या? ये सब एग्जाम्पल और भी है इसके अलावा। देश विदेश कर लो। देश विदेश, इसमें जो योजक चिन्ह होता है उसका अर्थ हम और भी कर सकते हैं। माता और पिता, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, हम और तुम, कंद और मूल और फल, तला और भुना, ऊंच और नीच, भला और बुरा, हाथ और पांव, देश विदेश। ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण भी हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जब आप ये और वाला लेते हैं, माता और पिता, द्वंद्व हो रहा है माता और पिता दोनों में, द्वंद्व माता और पिता, द्वंद्व भाई और बहन, राधा और कृष्ण में द्वंद्व, हम और तुम दोनों में द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दोनों ही अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं। समास जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कंद और मूल और फल, बराबर है, सबका हक कैसा है? बराबर है, सबको अहमियत देनी है बराबर बराबर। तलाव और भुना, ये हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में और के सेंस में हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, कहाँ लगेगा? सीता सी, सीता सी पत्नी, सीता सी पत्नी, दूध सा सफेद, कोयले सा काला, है ना? ये आपने देखा होगा, ये तुलना के लिए यूज किया था। पत्नी हो तो कैसी? सीता जैसी। सफेद हो तो कैसा? दूध जैसा। काला हो तो कैसा? कोयला जैसा। जब तुलना वाले शब्द होते हैं और उसमें सी और सा लगाना होता है तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? आप कोई योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तीसरा समझिए। एक 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 के कर क्या है? बार बार, बार बार ना, ये काम क्या करो? बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में ना बोला करो। चलो घर घर चल खेलते हैं, घर घर। गांव गांव गांव। साफ साफ कहो, साफ साफ। ये इसमें एक के बाद दूसरे का सेंस आता है, एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरे का भाव आता है ना सर? एक के बाद एक, एक एक करके आओ, बार बार आओ। और ये हमारा उदाहरण है किसके? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और बीच में जो सेंस आएगा वो किसका आएगा? एक के बाद एक। एक घर में घूम लिए, अब दूसरे घर में चलते हैं। एक गांव में घूम लिए, अब दूसरे गांव में चलते हैं। एक जगह सब साफ साफ हो गया, अब दूसरा साफ साफ साफ। तो ये यहाँ पर भी हमें क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगता है। अगला समझिए, इसी में बता देते हैं आपको। यहाँ नहीं, अगले बताते हैं। राजगृह, क्या राजगृह सही है?
ये है राजगृह। यहाँ ठीक है, राजगृह। कान विधाई सही होता है? कान विधाई सही होता है या फिर कान विधाई सही होता है? सेहरा बंधाई, सेहरा बंधाई सही है। अच्छा, ये तो गलत है, ये वाला आपका सही होगा। क्यों होगा ये बताते हैं अभी। सेहरा बंधाई ये भी गलत है। सेहरा बंधाई। मुंह दिखाई, मुंह दिखाई गलत है, अलग अलग लिखा है। एक साथ आते हैं ये, मुंह योजक सिंह के साथ, मुंह दिखाई। ये आपका सही है। सिर फुटोवल गलत है। सिर फुटोवल योजक चिन्ह के साथ सही है। हाँ? कुछ शब्द ऐसे होते हैं निश्चित जो योजक चिन्ह के साथ आते हैं। अब यहाँ पे जब ये आते हैं तब क्या है, इसमें योजक चिन्ह का जो अर्थ होता है, भाव होता है, वो का या की का होता है। का की के संबंध वाला। जैसे ये क्या है, राजा का ग्रह, कान की विधाई, सेहरा की बंधाई, मुंह की दिखाई, सिर का फुटोबल। बताओ भाई कौन सा समास है इसमें? संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है सब। कान की विधाई, का की के, कान की विधाई, राजा का ग्रह, सहरा की बधाई, मुंह दिखाई, सिर फुटोबल। इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुके हैं ये आपके पास। अगला एक और इसी में है। एक चौथाई, एक चौथाई ये सही है या फिर एक चौथाई ये सही है? ये सही है, जाहिर सी बात है, योजक चिन्ह पढ़ाना तो योजक चिन्ह वाला सही होगा, ये सही है। ये गलत है। दो तिहाई गलत है। ओ सॉरी, दो तिहाई गलत है। दो तिहाई सही है। तीन चौथाई गलत है। तीन चौथाई योजक चिन्ह के साथ सही है। ये भिन्नात्मक शब्द है। भिन्नात्मक शब्द में एक तिहाई, दो तिहाई, तीन चौथाई, इन सब में किसका यूज होता है? योजक चिन्ह का यूज होता है। अगला पॉइंट समझिए, मुझे बताइएगा। इकट्ठा सही है, हम नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। इकट्ठा सही है कि इकट्ठा सही है? मुट्ठी ये वाला सही है कि मुट्ठी ये वाला सही है? लट्ठा, लट्ठा ये वाला सही है कि लट्ठा ये वाला सही है? मक्खी ये वाला सही है
ये मक्खी से अब अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे कौन सा सही है। मक्खी। अच्छा, इससे भी समझ जाओगे आप। अच्छा या फिर अच्छा। जाहिर सी बात है, लास्ट के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। मक्खी, अच्छा, ये वाला सही है, ये सब सही है और ये गलत है। अब यहां क्या है, नियम समझिए। महाप्राण शब्द होते हैं, महाप्राण शब्द का द्वित्व नहीं बनता, द्वित्व नहीं बनता। सजातीय महाप्राण कर ले, यहां सजातीय, समान कर लेते हैं। समान महाप्राण शब्द का द्वित नहीं बनता, इसका मतलब क्या है? देखिए, ठो महाप्राण, आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी तो महाप्राण में 1 और 2, पहला और दूसरा जो कॉलम होता है, सॉरी 24 होता है, 24 वाला कॉलम होता है, वो महाप्राण कहलाता है। चलो मैं एक बार याद दिला देता हूँ कौन कौन से हैं। क, च, ट, क, ओ। कचट तप, कावर, चावर, तावर, टावर, तावर, पावर। इसमें ये पहला कॉलम हमारा। क, ख, ग, घ, अंग। पिछली क्लास में देख चुके हैं वैसे। च, छ, ज, झ, इया। इसे लोग उआ भी बोलते हैं, जबकि होता ये इया है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ, म। ये पहला वर्ग होगा हमारा, ये दूसरा वर्ग होता है, और ये तीसरा वर्ग होता है, और ये चौथा वर्ग होता है, और ये पंचमाक्षर अनुनासिक इसे बोलते हैं। इसकी कहानी कल हमने देखी थी। तो 24 का मतलब ये है, ये क, ख, छ, ठ, थ, फ, और घ, झ, ढ, ध, फ, प, फ, ब, भ हो गई। ये दोनों महाप्राण शब्द हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? महाप्राण शब्द। इनको बोलने में हवा ज्यादा निकलती है। ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, म, भ। इनको बोलने में आवाज ज्यादा निकलती है, इसीलिए इनको महाप्राण शब्द कहते हैं। तो किसी भी महाप्राण शब्द का द्वित नहीं बनता। इकट्ठा ठ, ठ, ठ द्वित नहीं बनेगा। मुट्ठी में द्वित नहीं बनेगा इनका। ठ, ठ द्वित। मक्खी में दो ख, ख नहीं आएगा। छ, छ दो एक साथ नहीं आएंगे। अगर इनकी ध्वनि भी वैसी निकलती है, तो एक क्या करेंगे, उसी वर्ग का अल्प प्राण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्प प्राण। जैसे ठा, ठटेरा वाला कहा गया, ठा, ठा, ये है ठा, इसी का अल्प प्राण ले लिया। भाई 12 नंबर में अगर आपके पास 24 नंबर महाप्राण है, तो बाकी 24 को छोड़ दीजिए, तो जो इधर बचते हैं 1, 3, 5, 135 नंबर ये अल्प प्राण होंगे। तो अल्प प्राण का क्या ले लेते हैं? अल्प प्राण का ले लेते हैं, उसी उसी वर्ग में अल्प प्राण का द्वित बना सकते हैं हम लोग। तो ये इकट्ठा हो जाएगा, मुट्ठी हो जाएगी। खा, खा, खा यहाँ है, तो इसका अल्प प्राण ले लेंगे। इससे पहले वाला मक्खी है ना। चा, छा से छतरी कहा गया, छ। और इससे पहले वाला अल्प प्राण क्या हो गया? छ। तो इसीलिए मक्खी अच्छा हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसी में अभी आप बता देते हैं अगला पॉइंट। ये मिट्टी आपने सुना है, सही है ना? मिट्टी सही होता है, मिट्टी। कच्चा भी सही होता है। यहाँ तो द्वित बन रहा है, च, च का द्वित बन रहा है, ट, ट का द्वित बन रहा है, कच्चा। सज्जन, सज्जन का भी द्वित बन रहा है।
कुत्ता, इसका भी द्वित्व बन रहा है। तो यहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि ये अल्प प्राण है। ये सब क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण वर्ण का क्या हो सकता है? द्वित्व बन जाता है। ठीक। अच्छा, कोई बताए भाई ऐसे शब्द जिनका द्वित्व बन रहा है और सेम है, सेम, तो च च ज ज, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें युग्मक कहते हैं। युग्मक ध्वनि कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। तीन तरह की ध्वनि होती है, एक संप्रेक होती है, और एक योजक ध्वनि होती है, और एक युग्मक ध्वनि होती है। तीनों के बारे में ठीक से पढ़ेंगे आगे चल के। अभी आप समझ लीजिए युग्मक, ट ट च च ज ज, युग्मक। हाँ, युग्म बनना है। ट और टा का सेम है, युग्म जोड़ा बनना, ट टा का जोड़ा बनना, च चा का युग्म बनना, च जा का युग्म बनना, कहते हैं हम युग्मक ध्वनि। इनकी कहानी हम पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा संप्रेक्त है, कौन सा संप्रेक्त है, कौन सा संयुक्त है। संप्रेक्त, संयुक्त और युग्मक ध्वनि, तीन तरह की ध्वनि होती है। संयुक्त, संप्रेक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, और आपका युग्मक ध्वनि। तो मैंने यहाँ पे युग्मक ध्वनि समझा दिया है। संप्रेक्त ध्वनि और संप्रेक्त ध्वनि और आपका संयुक्त ध्वनि, इन दोनों को हम फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब जाहिर सी बात है, जब ये मिलके बना रहे हैं युग्मक ध्वनि, तो बाकी यहां से हमें उठाने हैं संपृक्त ध्वनि, और यहीं से हमें उठाने हैं संयुक्त ध्वनि। इनको फिर पढ़ेंगे, जब वर्ण वाला पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको। अब आ जाइए आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कुछ सिखाएगा ये वाला पॉइंट। शा, ये तो जानते ही हैं, रेफ रा प्लस मूर्धन्य शा होता है इसे। इसका मतलब होता है इच्छा करने वाला, इच्छा रखने वाला, या फिर इच्छा करने वाला। और इसी में टू, छोटा ऊ के साथ, सॉरी, इच्छा करने, इसका मतलब होता है इच्छा, सॉरी, इसका मतलब होता है इच्छा। और अगर मैं इसे ऊ की मात्रा लगा दूं, तो ये रेफ रहा तो होगा ही होगा, प्लस ये हमारा होता है इच्छा करने वाला। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं, वर्तनी में भी आता है, और कई शब्दों के लिए एक शब्द ही आता है। देखिए, मुर्मू, ये है एक मुर्मू। मुर्मू का मतलब होता है मरना। मुर्मू किसके लिए यूज कर लेते हैं? मरने के लिए या फिर मोक्ष के लिए। अगर मुर्मू में, देखिए मुर्मू में ये जोड़ दूं तो ये बन जाता मुर्मुषा। मुर्मुषा यानी कि मरने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष, या फिर मरने की इच्छा। और इसी में मैं, ध्यान रखिए, ऊ की छोटी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, मोमो, इसी में मैं ये लगा दूं तो ये बन जाएगा मरने या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। मोक्ष या मरने की इच्छा रखने वाला। तो आपको ध्यान रखना है, मुमू, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, शा, या फिर मुमू शू। बस वर्तनी याद रखनी है, कई बार आ चुकी है इसकी। अच्छा, अब आते हैं तिथि। तिथि का मतलब होता है तैरना।
तिथि का मतलब तैरने से लिया गया, तिथि। अगर मैं तिथि में जोड़ दूं ऋषा तो बन जाएगा तितीर्षा, छोटा ती ई और बड़ा ई, तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला। ये तो तैरने की इच्छा है। अगर मैं इसी तिथि में शू लगा दूं तो क्या हो जाएगा? तैरने की इच्छा रखने वाला। तो आपको क्या देखना है? तिथि ति ती ति ती, तितीर्षा, तित तित तीर्षु, तिर्षु। दो हो गए। अगला चिकी, चिकी, छोटा ई बड़ा ई, चिकीर्ष। चिकी का मतलब होता है काम, कार्य। चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा। और इसी चिकी में शु लगा दूं, चिकीर्षु, तो कार्य करने की इच्छा रखने वाला। तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें चिकी का। अगला है छोटा ऊ बड़ा ऊ, शूट शू। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, शूट शू। शूट शू का मतलब होता है सेवा। लगा दो शूट शू, शुश्रूष शुश्रूषा, बोलने में दिक्कत है। शुश्रूषा, ये सेवा करने की इच्छा। तो जाहिर सी बात है शुश्रूषु, शुश्रूषु क्या हो जाएगा? सेवा की इच्छा रखने वाला। मुर्मू हो गया, तिती हो गया, चिकी हो गया, शुश्रू हो गया। बुभु, 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 भूख, भोजन। बुभु भूख यानी भोजन। बुभुक्षा, भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा, भोजन करने की इच्छा। अब जाहिर सी बात है बुभुक्षु, बुभुक्षु कर दो तो भोजन की इच्छा रखने वाला। अब आता है जिक्र, जिक्र। जिक्र का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण से लिया गया है पकड़ना। जिज्ञासा, ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा। पाने की इच्छा। ये री की मात्रा होती है, जानते हैं आपको? जिग्रुषु, हाँ? पकड़ने की इच्छा रखने वाला, जिग्रुषु। सिस्र, सिसरी, सिसरी, सिसरी। री की मात्रा, सिसरी का मतलब होता है सृजन से। सिसरिसा, सिसरिसा, सृजन करने की इच्छा। और उस व्यक्ति की बात करें इसके पास सृजन करने की इच्छा है, सिसरीषु, सिसरीषु। ठीक है। तो आपको छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ समझ गए होगा ये सब कहानी इसकी। अभी कहानी खत्म नहीं है, और सुनिए।
क्षा की बात करते हैं। क्षा, ये क्षा, आपको पता है ये आधा क होता है, मूर्धन और मूर्धन्य ष होता है। इसका मतलब होता है वही इच्छा, इच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्षु, आधा क, अशु, ये इच्छुक होगा, ऐसा इच्छुक, इच्छा करने वाला इच्छुक, इसके लिए प्रयोग किया था। जो कहानी हमने वहां पढ़ी थी, अब वही कहानी फिर से दोहरानी है। मुमुर्मु, लेकिन जब क्षा के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा, जब क्षा के साथ आएगा तो ये बड़ा ओ नहीं होगा, यहाँ पे ये छोटा ही होगा। मुमुक्षा, 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 मुमुक्षा। शाह के जब मूर्धन्य शाह के साथ था तब ये बड़ा ऊ था, लेकिन जब क्षत्रिय वर्ग शाह के साथ होगा तो ये छोटा होगा। मरने की इच्छा, मुमुक्षु, मुमुक्षु, ये तो क्षु ही होगा, मुमुक्षु, मरने की इच्छा करने वाला। बुभु, छोटा ऊ आएगा, बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा, भुभुक भोक्षण के लिए था ना। बुभुक्षु, जिग्र, जिग्र आपका क्या था, ग्रहण करने की इच्छा, जिग्र ग्रहण करने की इच्छा था, जिग्र, जिग्रक्षा, ग्रहण करने की इच्छा। जिग्रसु, जिगुक्षु, ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला। जिग्र, जिग्र नहीं पढ़ा था हमने, जिग्र होता है ज्ञान, जिग्रक्षा, ज्ञान की चाह रखने वाला, ज्ञान की चाह रखने वाला, ज्ञान की चाह रखने वाला, चाह होगी। और मैं जिग्र क्षु कर दूं तो हो जाएगा ज्ञान की चाह रखने वाला। शिश्र, ये हमारा सृजन से था, शिश्रक्षा, सृजन, शिश्रक्षु, सृजन की चाह रखने वाला। तिथि, तिथि किस लिए था आपका, तैरने के लिए, तितिक्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला। ये छोटा ही होना ना, क्षार के साथ छोटा आएगा, सॉरी, शाख के साथ छोटा आता है, छोटा छोटा, तितिक्षाक, तितिक्षा या फिर तितिक्षु। चलिए अगला पॉइंट समझिए, अभी इसी में चल रही कहानी। तसा, तसा या फिर तसु, तसा या फिर तसु, छोटा हो। जिगत्सा, ये भी इच्छा है, इसका भी मतलब वही इच्छा है, और ये इच्छुक है। जिगित्सा, जिगित्सा मतलब ये भी जिगित्सा, ये भोजन करने के लिए यूज किया था, बुभुक्षुता वैसे ही है, भोजन,
करने की इच्छा, जिकित्सु, भोजन की इच्छा करने वाला, युत्सा, युत्सा, युद्ध का मतलब यू से युद्ध, युद्ध करने की इच्छा, और युत्सु युद्ध के लिए लड़ाई तड़प रहा है, युद्ध के लिए, युत्सु युद्ध का इच्छुक, ऐसे ही शाह है या फिर शु है, शाह है या फिर शु है। शाह इच्छुक के लिए, इच्छा के लिए लगाया जाएगा, और शु इच्छुक के लिए लगाया जाता है। जैसे जिगी, जिगीषा, जिगीषा यानी जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को, कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें स्पेलिंग। जिगीशु, जिगूशु, समझिए कौन जिगूशु कौन है। जिंघाशा, जिंघाशा, जिंगा का मतलब मरने, मरने की इच्छा। और जिंघिशु, जिंघिशु, बड़ी शाह के साथ बड़ी लगेगा ये लास्ट वाला, जिंघिशु, मरने की इच्छा करने वाला। जिजीविषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया जिजीविषा, जीत, जीने की इच्छा, मुर्मुशु का अपोजिट, जीने की इच्छा। जिजीविषु समझ ही जाओगे आप लोग। और मिलेगा आपको अपसा, पसा, या फिर पशु, ये भी इच्छुक के लिए होता है, इच्छा, और ये इच्छुक। इसमें एक ही एग्जाम्पल अच्छा मिला है, अभिप्सा, अभिप्सा, कुछ पाने की तीव्र इच्छा। अभिप्सु हो जाएगा इसका। अभिप्सु, कुछ पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला। आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है इसको। ये आपके वर्तनी में भी आते हैं, और ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों के लिए एक शब्द में भी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।